हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रशांत महासागर की जलधारा। तो सबसे पहले देखिए, प्रशांत महासागर किन किन महाद्वीपों के बीच में पड़ता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका, इधर है हमारा एशिया और यहाँ है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो प्रशांत महासागर है ये किन किन महाद्वीपों के बीच में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। ये चार महाद्वीप हैं, इनके बीच में यह हमारा प्रशांत महासागर पड़ता है। अब हमारे सामने बात आती है, क्योंकि हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं की बात करते हैं, तो जो जलधाराएं हैं वो दो प्रकार की होती है, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। देखिए, जितनी भी जलधाराएं हैं जो ध्रुवों से आएंगी, मतलब ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये इधर हमारा दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों से जितनी भी धाराएं चलेंगी सारी की सारी कैसी होंगी? ठंडी जलधाराएं होंगी। जबकि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जितनी भी जलधाराएं चलेंगी वो नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं में हो सकती है, तो दोनों की दोनों ही कैसी होंगी? गर्म जलधारा होंगी। तो देखिए, चलिए बात कर लेते हैं हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रशांत महासागर है, यहाँ हमारी ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के साथ साथ एक धारा प्रवाहित होती है जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है। कैसे? पूर्व से पश्चिम की तरफ। यहाँ ये पूर्व से पश्चिम की तरफ 7500 समुद्री मील एक धारा प्रवाहित होती है, जो कि एक गर्म धारा है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। देखिए, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा क्यों किया? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास है, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होती है, इसको बोला उत्तरी विषुवत रेखीय। तो ये हमारी भूमध्य रेखा के साथ साथ प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, जो कि 7500 समुद्री मील की दूरी तय करके यहाँ पे फिलीपींस द्वीप है, फिलीपींस द्वीप पर पहुंचती है। और फिलीपींस द्वीप पर पहुंचने के बाद इसकी जो दिशा है वो उत्तर की तरफ हो जाती है, और उत्तर की तरफ मुड़ने के बाद यहाँ हमारा आता है, ये हमारा है फार्मोसा द्वीप। कौन सा द्वीप? फार्मोसा द्वीप। फार्मोसा द्वीप के बाद ये हमारा है रिक्यू द्वीप। तो फार्मोसा द्वीप से रिक्यू द्वीप के बीच में जब ये धारा प्रवाहित होती है तो इसको बोलते हैं क्यूरोशियो की धारा। याद रखना, किसकी धारा? क्यूरोशियो की धारा। ये हमारी है क्यूरोशियो की धारा। अब ये हमारे सामने एक क्वेश्चन भी आता है कि जो क्यूरोशियो धारा है, इसकी समानता अटलांटिक महासागर की किस जलधारा से की जाती है? तो फ्लोरिडा की धारा से इसकी समानता की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो क्यूरोशियो जो जलधारा है वो किस किस के बीच प्रवाहित होती है? फार्मोसा से रिक्यू द्वीप के बीच में प्रवाहित होती है, और अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा की जलधारा से इसकी समानता की जाती है। अब देखिए, जैसे ये क्यूरोशियो की धारा आगे की तरफ प्रवाहित होती है तो ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। कैसे? इसका ये एक भाग तो जापान के पश्चिम की तरफ से प्रवाहित होता है, दूसरा भाग जापान के पूर्वी तरफ से प्रवाहित होते हुए यहाँ बेरिंग जल संधि से हमारी एक ठंडी जलधारा आती है, वहां तक प्रवाहित होता है, और तीसरा भाग यहां से पश्चिम पवनों के प्रभाव से पूर्वी दिशा की तरफ प्रवाहित होता है। तो इसका पूरा का पूरा कहां से कहां? क्यूरोशियो की धारा से लेकर हमारी जो क्यूरोशियो प्रसार है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, और ये जो 3 भाग इसके हुए, इस सारे को हम बोलते हैं क्यूरोशियो प्रसार। क्या बोलते हैं? क्यूरोशियो प्रसार। अब जो क्यूरोशियो की धारा है रिक्यू द्वीप से 3 भागों में विभाजित हो जाती है। एक जापान के पश्चिमी तट से प्रवाहित होती है, जो जापान के पश्चिमी तट से प्रवाहित होती है
की धारा, सुशिमा की धारा। और जो ये जल धारा है कौन सी, जो जापान के पूर्वी तरफ से प्रवाहित होते हुए ऊपर से आने वाली बेरिंग जल संधि से जो हमारी ठंडी जल धारा आती है, यहां से कौन सी, ओयोसियो की धारा, ओयोसिवो की धारा। और इसी धारा को क्यूराइल की धारा भी कहते हैं, जो कि एक ठंडी जल धारा है, क्योंकि ये ध्रुवों से आ रही है। ध्रुवों से आने वाली जितनी भी हमारी धाराएं हैं वो ठंडी धाराएं होंगी। तो ओयोसियो की धारा या क्यूराइल की जो धारा है, इसको ठंडी जल धारा का नाम देते हैं, ठंडी जल धारा कहते हैं। और यहां से जो हमारी ये जल धारा आती है, ये दोनों यहाँ पे मिलती है, और मिलने के बाद यहाँ पे प्लवकों का निर्माण होता है, प्लैंकटन की स्थिति यहाँ पे बनती है, जो कि हमारा जो मछली उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो यहाँ पे मछलियों के लिए भोजन के रूप में काम करता है, प्लवक की स्थिति, प्लवक का निर्माण होता है। तो ये जो धारा है कौन सी, ये ओयोसियो का प्रसार जापान तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जापान और चीन के लिए मछली उत्पादन की सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति बनती है। तो यही कारण है कि जापान और चीन में मछली का उत्पादन ज्यादा होता है। अब देखिए, एक धारा की मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। कहां से, यहाँ पश्चिम पवनों के प्रभाव से जो हमारा क्यूरोसियो प्रसार है, इसकी एक धारा यहाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। इसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह। तो ये हमारी थी क्यूरोसियो का प्रसार। अब ये देखिए, जो हमारी क्यूरोसियो की धारा है, इसको तो फ्लोरिडा की धारा के साथ समानता करते हैं, जबकि हमारा जो ये क्यूरोसियो प्रसार है, इसकी समानता अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ की जाती है। अब देखिए, ये भी गर्म धारा है, ये भी गर्म धारा है, और गल्फ स्ट्रीम की धारा की मैंने बात की, वो भी एक गर्म जलधारा है। जबकि ऊपर से आने वाली ओयोसियो जो जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि ओयोसियो की जो जलधारा है, इसकी समानता प्रशांत अटलांटिक महासागर की किस जलधारा से की जाती। तो यहाँ पे देखिए, लेब्राडोर की जो जलधारा है, कौन सी, लेब्राडोर, जो कि अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, लेब्राडोर की जलधारा के साथ समानता की जाती है ओयोसिवो या क्यूराइल जलधारा की। अब देखिए, प्रशांत महासागर जो है, ये नीचे की तरफ उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे हमारा है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के तट से प्रवाहित होते हुए यहाँ उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे गर्म धारा है, गर्म धारा जब इधर प्रवाहित होती है, तो इसका ठंड, इसकी जगह घेरने के लिए यहाँ जो हमारी कैलिफोर्निया की जो जलधारा है, यहाँ पे प्रवाहित होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि हमारी जो ये कैलिफोर्निया की जो धारा है, ये कैलिफोर्निया की जो जलधारा है, ये कैसी जलधारा है। अब देखिए, ये जो जलधारा है, ये हमारी उत्तर की तरफ से प्रवाहित हो रही है, किस तरफ, दक्षिण की तरफ। तो ये आई है कहां, ध्रुव से ही तो आई है, ठंडे एरिया से आई है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारी कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। ये थी हमारी प्रशांत महासागर की जलधारा। और ये कैलिफोर्निया की जो जलधारा है, इसकी समानता अटलांटिक महासागर की कनारी की धारा से की जाती है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी जलधारा पूर्व से पश्चिम की तरफ जो भूमध्य रेखा के साथ साथ प्रवाहित होती है, ये उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। जब ये जलधारा फिलीपींस द्वीप से दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, और दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद फार्मोसा द्वीप से रिक्यू द्वीप के बीच में क्यूरोसियो की धारा कहा जाता है। और क्यूरोसियो की जो धारा है, ये रिक्यू द्वीप से आगे 3 भागों में बढ़ जाती है, जिसका एक भाग जापान के पश्चिम की तरफ से प्रवाहित होता है, जिसको सुसीमा की धारा कहा जाता है। एक भाग इसका पूर्व की तरफ से प्रवाहित होते हुए ओयोसियो की जो जलधारा है, जो कि उत्तरी ध्रुव से आ रही है, आर्कटिक महासागर से आ रही है, बेरिंग जल संधि से होते हुए उसमें जाके मिल जाती है और प्लवक का निर्माण करती है, जो कि मछली उत्पादन के लिए
इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी जो धारा है ये हमारी पूर्व की तरफ प्रवाहित तो होते हुए नीचे की तरफ मुड़ जाती है और इस जलधारा को बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह, जो कि एक गर्म जलधारा है। इसके बाद ये धाराएं दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं और कैलिफोर्निया तट के साथ साथ प्रवाहित होने के कारण इसे कैलिफोर्निया की जलधारा कहा जाता है, जो कि एक ठंडी जलधारा है और इसकी समानता अटलांटिक महासागर की कनारी जलधारा से की जाती है। ये थी हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब हम बात करते हैं दक्षिण जो प्रशांत महासागर है इसकी जलधाराओं की। तो देखिए जो हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर है इसके भी दक्षिण से, भूमध्य रेखा के दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की तरफ एक धारा प्रवाहित तो होती है जिसको बोलते हैं दक्षिण विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय धारा। अब ये विषुवत रेखीय धारा कौन सी? दक्षिण विषुवत रेखीय धारा दक्षिण की तरफ मुड़कर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ प्रवाहित होती है। जब ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ प्रवाहित होती है तो यहां पे इसको बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। अब देखिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो है ये भी बर्फाकोनों के प्रभाव से अपने पूर्व दिशा की तरफ मुड़ जाती है और यहां से हमारी एक जलधारा प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं दक्षिण प्रशांत प्रवाह। देखिए ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही थी तो उत्तर प्रशांत प्रवाह, ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है तो दक्षिणी प्रशांत प्रवाह इसको कहते हैं। अब ये जो जलधारा है आगे बढ़कर यहां से उत्तर की तरफ मुड़ते हुए यहाँ पे हमारा पेरू तट है, पेरू तट के साथ साथ प्रवाहित होती है और यहाँ पेरू तट के साथ साथ प्रवाहित होने के कारण इस जलधारा को पेरू की धारा कहा जाता है। किसकी धारा? पेरू की धारा। अब ये जो पेरू की धारा है इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। किसकी धारा? हम्बोल्ट की धारा। अब देखिए हमें ये भी पता होना चाहिए जो पेरू की धारा है या हम्बोल्ट की धारा है ये कैसी जलधारा है? ये एक ठंडी जलधारा है। मैंने बात की थी ध्रुवों से जितने भी जलधाराएं हमारी आएंगी भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी सारी की सारी कैसी जलधाराएं होंगी? ठंडी जलधाराएं होंगी। चलिए ये थी हमारे दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखीय जो जलधाराएं हैं ये यहाँ के पूर्व के तट के जल को पश्चिम की तरफ ले जाती है और पश्चिम की तरफ जो है इसका दाब प्रवणता बढ़ जाती है और यहां से पूर्व की तरफ, किसकी तरफ? पूर्व की तरफ एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है और ये जो जलधारा है कौन सी? जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब हमारी उत्तर विषुवत रेखीय है इसके विपरीत हुई ना डायरेक्शन इसकी, तो इसको बोलते हैं कौन सी धारा? प्रति विषुवत रेखीय, प्रति विषुवत रेखीय धारा। क्योंकि ये विषुवत रेखा पे जो धाराएं चल रही हैं उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, तो ये है हमारी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। तो ये थी हमारी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो यहाँ पे मैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के साथ साथ आपका एल नीनो और ला नीनो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी। तो देख लेते हैं एल नीनो और ला नीनो क्या है और इसका इफेक्ट किस प्रकार से हमारे देश पर पड़ता है, मतलब भारत पर पड़ता है। तो देखिए मैंने आप लोगों से बात की किसकी? प्रशांत जो हमारी प्रति विषुवत रेखीय जलधारा है इसकी मैंने बात की। तो प्रति विषुवत रेखीय जो जलधारा है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ से बात की कि पेरू की धारा जो है नीचे से ध्रुव से ऊपर की तरफ आती है और इसका जो जल है वो ठंडा होता है। अब देखिए क्या स्थिति बनती है। अब हमारी जो प्रति विषुवत रेखीय जो जलधारा है इसका विस्तार दक्षिण की तरफ हो जाता है। कहा? ऐसे जो दक्षिण की तरफ इसका विस्तार होता है तो ये हमारी जो हम्बोल्ट की धारा है, पेरू की जो जलधारा है, ठंडी जलधारा, इसके जल को 150 किलोमीटर, 150 से 180 किलोमीटर तक दूर हटा देती है। कहां से? जो यहाँ पे तट है तट से दूर हटा देती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना उसको बढ़ा देती है, जिसको बोलते हैं एल नीनो।
देती है, कौन सी धारा बढ़ा देती है? प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा। अब देखिए ये जो गर्म और ठंडी जलधारा ये मिलेंगी नहीं मिलती है, और यहाँ पे जो पेरू का तट है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वहां पे बढ़ जाएगा। पेरू का यहाँ पे जो क्षेत्र है ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। अब देखिए जब वाष्पीकरण, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो क्या होगा? वर्षा होगी। अब यहाँ पे देखिए जो वर्षा होती है कब होती है? एल नीनो की स्थिति में। पेरू के तट पर, यहाँ जो हमारा अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर वर्षा होने लगती है। अब जब धीरे धीरे वर्षा होती है तो पेरू के लोग कहते हैं कि हे भगवान हमें वर्षा दीजिए और सूखे को दूर भगाइए। लेकिन क्या होता है, जब यहाँ पे जो प्रति विषुवत-रेखीय धारा का प्रवाह यहाँ पे दक्षिण की तरफ होता है तो यहाँ पे जो हमारी मछलियां हैं, मछलियों के लिए जो प्लवक का निर्माण होता है या पोषक जो पदार्थ यहाँ पे आते हैं नीचे की तरफ से प्रशांत महासागर के, तो उनका जो निर्माण है वो समाप्त हो जाता है। जब ये निर्माण, जो पोषक तत्वों का निर्माण समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे जो मछलियां हैं, जो समुद्री जीव है वो मर जाते हैं। अब यहाँ पे समुद्री जीव मर जाते हैं, मर जाने के बाद जब ये जो पेरू के लोग हैं, जब इन लोगों को पता चलता है कि एल नीनो के आने से यहाँ पे जो समुद्री जीव है उनका विनाश हो रहा है, तो ये भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान वर्षा तो आई है लेकिन एल नीनो को दूर भगाइए। तो ये था हमारा एल नीनो। अब ये जो एल नीनो है, एल नीनो को यीशु शिशु कहा जाता है। क्या कहते हैं? यीशु शिशु। अब इसको यीशु शिशु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एल नीनो की स्थिति है ये हमारी 25 दिसंबर के आसपास की होती है, इसीलिए इसको यीशु शिशु कहते हैं। अब देखिए हमारे सामने ये सवाल उठता है कि एल नीनो से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब यहाँ पे एल नीनो की स्थिति होगी, यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ा होगा, इसके विपरीत में जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है यहाँ पे सूखे की स्थिति होती है, जिसका प्रभाव हमारे भारत में भी देखने को मिलता है। और हमारा जो भारत है, यह बांग्लादेश का एरिया है, यहाँ पे सूखे की स्थिति देखने को मिलती है और ये एरिया पूरा का पूरा सूखे की चपेट में आ जाता है। कब आ जाता है? जब एल नीनो का प्रभाव होता है। इसके विपरीत देखिए जब एल नीनो की स्थिति यहाँ पे समाप्त हो जाती है तो प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी एरिया है यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ पे ला नीनो की स्थिति उत्पन्न होगी। कौन सी स्थिति होगी? ला नीनो। एल नीनो के समाप्त होने के बाद ला नीनो उत्पन्न होता है। जो ला नीनो है, ला नीनो को एल नीनो की छोटी बहन की संज्ञा दी जाती है। ला नीनो की स्थिति में पश्चिमी प्रशांत महासागर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वाष्पीकरण ज्यादा होने से यहाँ पे वृष्टि होगी, बारिश होगी। यहाँ पे पहले तो हल्की हल्की बारिश होगी और हल्की हल्की बारिश होने के बाद यहाँ पे जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे जब ला नीनो की स्थिति में वर्षा की स्थिति ज्यादा होती है तो यहाँ हमारा जो भारत है इसका जो प्रभाव है वो भारत तक देखने को मिलता है और भारत में जो सूखे की स्थिति हुई थी वो समाप्त हो जाती है। और जब ज्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो एल नीनो है, ला नीनो है, इसका इफेक्ट हमारे भारत पर भी देखने को मिलता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा एल नीनो और ला नीनो का कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा हमने देखा प्रशांत महासागरीय जो धाराओं का जो प्रवाह है वो किस तरह से चलता है। तो ये थी हमारी प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रशांत महासागरीय जलधाराएं अच्छे से समझ आई हैं। अगर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसी के साथ साथ मैंने जो अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं है जिससे उनकी समानताएं पूछी जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये काफी इजी आप लोगों के लिए हो गया है। तो मैं ये मान के चलती हूँ आपका जो ये टॉपिक है वो अच्छे से हो गया है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है जो मैं डालूंगी वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।